अगर हम एक बेहद हाई एंड वीडियो गेम के बारे में सोचें, स्क्रीन पर हर सेकंड लाखों पिक्सेल्स रंग बदल रहे हैं, गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं और रोशनी के प्रभाव एकदम असली दुनिया जैसे लग रहे हैं। या फिर शेयर बाजार के उस डिजिटल ट्रेडिंग फ्लोर को ही देख लिया जाए, जहां पलक झपकते ही करोड़ों रुपए के लाखों सौदे दुनिया के अलग अलग कोनों से पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल। और इन सब अत्याधुनिक चमत्कारों के पीछे एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली इंजन दिन रात काम कर रहा है। एकदम सही। और हमारी इस गहरी चर्चा में आज इसी अदृश्य इंजन के हुड के नीचे झांकने की कोशिश की जाएगी। आज हम जिस रिसर्च और तकनीकी सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं, उसका शीर्षक है C++, द आर्किटेक्चर ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। हाँ, और हमारा आज का मिशन बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प है। हमें ये समझना है कि आखिर क्यों एक 40 साल पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा आज भी दुनिया की सबसे तेज और सबसे उन्नत तकनीकों की रीढ़ बनी हुई है। मतलब नई नई भाषाओं की बाढ़ आने के बावजूद ये भाषा अपनी जगह से टस से मस क्यों नहीं हुई है? देखिए, ये तकनीकी दुनिया का एक बहुत ही बड़ा और प्रासंगिक सवाल है। अगर आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास के परिदृश्य को देखा जाए तो किसी भी विश्वसनीय एप्लीकेशन को 3 मुख्य पैमानों पर खरा उतरना होता है। परफॉर्मेंस, दक्षता और सिस्टम संसाधनों पर नियंत्रण। बिल्कुल। परफॉर्मेंस, दक्षता यानी एफिशिएंसी, और सिस्टम के हार्डवेयर संसाधनों पर सटीक नियंत्रण। जब बात इन तीनों मोर्चों पर एक साथ सफल होने की आती है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि क्यों ये विशेष भाषा अलग-अलग उद्योगों में सबसे शक्तिशाली तकनीक बनी हुई है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तकनीकी दस्तावेजों से पता चलता है कि C++ को ब्यॉर्न स्ट्रॉस्ट्रुक ने विकसित किया था। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे अचानक से शून्य से एक नई भाषा के रूप में नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे पहले से मौजूद C प्रोग्रामिंग भाषा के एक विस्तार यानी एक्सटेंशन के रूप में डिजाइन किया गया था। C का एक्सटेंशन मतलब इसमें C की सारी खूबियां तो थी ही। एकदम सही। इस भाषा को C के विस्तार के रूप में विकसित करने के पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक सोच थी। इसका मुख्य उद्देश्य लो लेवल मेमोरी कंट्रोल को हाई लेवल प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन के साथ जोड़ना था। लो लेवल कंट्रोल यानी मशीन के हार्डवेयर से सीधा बात करने की क्षमता। हाँ, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। लो लेवल कंट्रोल का सीधा सा मतलब है मशीन के हार्डवेयर और मेमोरी के साथ सीधे बातचीत करने की आज़ादी। ये C भाषा की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बड़े और जटिल होने लगे, C में लिखे गए कोड को संभालना मुश्किल होने लगा। और इसीलिए ब्यॉर्न स्ट्रॉस्ट्रुक इसमें वो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन जोड़ना चाहते थे, जिससे इंसानों के लिए इतने जटिल सॉफ्टवेयर के ढांचे को आसानी से डिजाइन करना संभव हो सके। बिल्कुल, ये तो मानो दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा एक साथ लेने जैसी बात हो गई। एक तरफ मशीन से सीधे बात करने की पूरी आज़ादी और दूसरी तरफ डेवलपर्स के समझने लायक एक सुव्यवस्थित कोड का ढांचा। और शायद इसी दोहरे फायदे के कारण समय के साथ इसका विकास बहुत तेजी से हुआ। स्रोत में यह भी बताया गया है कि आज ये भाषा प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जेनेरिक प्रोग्रामिंग, इन तीनों प्रमुख पैराडाइम्स का समर्थन करती है। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी प्रोजेक्ट की विशिष्ट जरूरत के हिसाब से कोडिंग की शैली का चुनाव कर सकते हैं। ये लचीलापन इसे बहुत खास बनाता है। यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस पूरी तकनीकी सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर बार बार जोर दिया गया है, और वो है इस भाषा की अविश्वसनीय गति। हाँ। जहां मिलीसेकंड्स मायने रखते हैं, वहां ये भाषा आज भी राज कर रही है। उस बेजोड़ गति के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ठोस तकनीकी कारण है। C++ में लिखे गए प्रोग्राम सीधे मशीन कोड में संकलित यानी कंपाइल होते हैं। मशीन कोड यानी 0 और 1 की वो भाषा जो कंप्यूटर का प्रोसेसर सीधे समझता है, बिना किसी अनुवादक के। बिल्कुल। लेकिन क्या आज की अन्य आधुनिक भाषाएं ऐसा नहीं करती? कई लोकप्रिय आधुनिक भाषाएं बिल्कुल ऐसा नहीं करती। उन्हें चलने के लिए पीछे एक भारी भरकम वर्चुअल मशीन या रन टाइम एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। वे पहले एक मध्यस्थ कोड में बदलती हैं और फिर सिस्टम उन्हें रन टाइम के दौरान मशीन कोड में अनुवाद करता है। और ये अनुवाद की प्रक्रिया सिस्टम में एक अतिरिक्त बोझ या ओवरहेड डाल देती है। सही कहा। लेकिन C++ में ऐसा कोई मध्यस्थ नहीं होता।
कंपाइल होने के बाद जो फाइल बनती है वो सीधे प्रोसेसर से बात करती है। इसी वजह से ये प्रोग्राम बहुत ही कम ओवरहेड के साथ अत्यंत कुशलता से चलते हैं। इसके साथ ही सोर्स में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और पॉइंटर मैनिपुलेशन का भी जिक्र है। ये हार्डवेयर संसाधनों पर एकदम सूक्ष्म नियंत्रण देते हैं, जिसे फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल कहा जाता है। और यही वो नियंत्रण है जो इसे उन एप्लीकेशंस के लिए बिल्कुल आदर्श बनाता है जहां मिली सेकेंड्स मायने रखते हैं। जब सिस्टम की प्रतिक्रिया पलक झपकने से भी तेज होनी चाहिए, तब इसी भाषा पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये इतना डायरेक्ट कंट्रोल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए एक बड़ा सिरदर्द नहीं बन जाता? कई अन्य हाई लेवल भाषाओं में तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। हाँ, जहां जो मेमोरी इस्तेमाल नहीं हो रही है उसे सिस्टम खुद ब खुद साफ कर देता है। बिल्कुल। फिर ये भाषा ऐसा जोखिम क्यों लेती है जहां डेवलपर्स को मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन पर सटीक और मैनुअल नियंत्रण रखना पड़े? एक छोटी सी भूल और मेमोरी लीक की वजह से पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये सच है कि मेमोरी का ये मैनुअल नियंत्रण एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक समय था जब ये मजाक चलता था कि डेवलपर्स का आधा जीवन तो अपने ही कोड में मेमोरी लीक ढूंढने में निकल जाता है। हाँ, जहां प्रोग्राम सिस्टम से मेमोरी मांग तो लेता है, लेकिन काम खत्म होने पर उसे वापस करना भूल जाता है। बिल्कुल, लेकिन इस जोखिम को उठाने के बदले में जो इनाम मिलता है वो असाधारण है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बहुत बड़े और व्यस्त गोदाम की कल्पना करते हैं। ठीक है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन उस गोदाम के लिए एक ऐसा सफाई कर्मचारी रखने जैसा है जो अपने हिसाब से आता है और बेकार पड़ी चीजों को हटाता है। वो सफाई तो कर देगा, लेकिन हो सकता है कि वो बिल्कुल गलत समय पर आ जाए जब बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा हो। और उसे सफाई करने के लिए पूरे गोदाम का काम कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा, जिसे गार्बेज कलेक्शन पॉज कहा जाता है। एकदम सही। और अगर वो सॉफ्टवेयर कोई लाइफ सपोर्ट मशीन चला रहा हो या उड़ते हुए हवाई जहाज का नेविगेशन सिस्टम हो, तो वहां पॉज लेने या रुकने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो मतलब C++ का मैनुअल नियंत्रण उस गोदाम को खुद इस तरह व्यवस्थित करने जैसा है कि एक भी इंच जगह बर्बाद न हो और काम बीच में कभी ना रुके। बिल्कुल ऐसा ही है। डेवलपर कोड लिखते समय ही ये तय कर देता है कि कब मेमोरी की जरूरत है और ठीक किस पल उसे मुक्त करना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस स्तर के नियंत्रण से परफॉर्मेंस का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम से कहीं बेहतर होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा शायद उन कंस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट्स में मिलता है, जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम्स, जहां संसाधन बहुत सीमित होते हैं और उनका सबसे अच्छा उपयोग करना होता है। हाँ, मेमोरी के अलावा डिजाइन की संरचना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स इसे बेहद लचीला बनाते हैं, जैसे कि एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। ये तकनीकी शब्द सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। एनकैप्सुलेशन का मतलब है महत्वपूर्ण डेटा को एक सुरक्षित आवरण में बंद कर देना, बिल्कुल एक कैप्सूल की तरह। और इनहेरिटेंस बिल्कुल पीढ़ियों से मिलने वाले गुणों की तरह है। नया कोड पुरानी खूबियों को सीधे अपना सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक नाम लेकिन कई काम। और एब्स्ट्रैक्शन यानी जटिलता को उपयोगकर्ता से छिपाना, जैसे कार का स्टीयरिंग घुमाते समय हमें इंजन की गियर्स की चिंता नहीं करनी पड़ती। सही कहा। ये फीचर्स डेवलपर्स को मॉड्यूलर, दोबारा इस्तेमाल होने वाले और स्केलेबल कोड स्ट्रक्चर बनाने की आज़ादी देते हैं। साथ ही टेम्पलेट और जेनेरिक प्रोग्रामिंग इस लचीलेपन को और बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आधुनिक अपग्रेड्स की बात करें तो स्रोत बताता है कि आधुनिक C++ स्टैंडर्ड्स में स्मार्ट पॉइंटर्स, लैम्डा एक्सप्रेशंस और बेहतर कंकरेंसी सपोर्ट जैसी उन्नत सुविधाएं जोड़ी गई हैं। हाँ, ये आधुनिक फीचर्स डेवलपमेंट को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाते हैं। जो मेमोरी लीक वाली समस्या पहले आम थी, स्मार्ट पॉइंटर्स ने उसे काफी हद तक खत्म कर दिया है। ये एक तरह के ऑटोमेटेड सेंसर की तरह काम करते हैं। जैसे कोई कमरे से बाहर निकले और लाइट अपने आप बंद हो जाए, वैसे ही पॉइंटर का काम खत्म होते ही मेमोरी रिलीज हो जाती है। बिल्कुल। और कंकरेंसी सपोर्ट से मल्टीकोड प्रोसेसर्स एक साथ अलग-अलग काम कर सकते हैं बिना टकराए। तो अब तक ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि ये भाषा बेहद तेज है, मेमोरी पर नियंत्रण शानदार है और डिजाइन आधुनिक है। अब चर्चा को इस ओर ले जाते हैं कि सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग और वास्तविक दुनिया में इसका क्या उपयोग है। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर डेटाबेस तक
ये हार्डवेयर के बहुत करीब रहकर काम करता है। बिल्कुल। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, डिवाइस ड्राइवर्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स और बड़े डेटाबेस इंजनों के निर्माण में इसका भारी उपयोग होता है। और विभिन्न उद्योगों में इसके दबदबे की बात करें तो गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा उदाहरण है। गति और रियल टाइम प्रोसेसिंग क्षमताओं के कारण अधिकांश प्रमुख गेम इंजन इसी का उपयोग करते हैं। हाँ, इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम्स में भी ऑटोमोटिव कंट्रोल सिस्टम से लेकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित संसाधनों के बावजूद ये बेहतरीन काम करता है। वित्तीय प्रणालियों या फाइनेंशियल सिस्टम्स में भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और रिस्क एनालिसिस टूल्स को अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटेशन की आवश्यकता होती है। और रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, जहां डिटर्मिनिस्टिक परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, मतलब जहां कोई काम बिना 1 माइक्रोसेकंड की देरी के तय समय पर होना चाहिए। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि नई नई भाषाओं के आने के बावजूद ये भाषा अभी भी इतनी प्रासंगिक क्यों बनी हुई है, इसे रिप्लेस क्यों नहीं किया गया। इसके कई ठोस कारण हैं। हाई परफॉर्मेंस और निष्पादन गति यानी एग्जीक्यूशन स्पीड तो है ही, इसके साथ मजबूत बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी यानी पुराना कोड आज की मशीनों पर भी बिना टूटे काम कर सकता है। एकदम सही। लेगेसी सिस्टम्स और मॉडर्न आर्किटेक्चर दोनों में ढलने की क्षमता इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अमर बनाती है। इसके अलावा व्यापक स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट और इसका विशाल डेवलपर समुदाय भी इसे बनाए रखता है। तो अगर इस चर्चा का संक्षिप्त में सारांश निकाला जाए तो C++ दक्षता, लचीलेपन और नियंत्रण का एक बेजोड़ संगम है। बिल्कुल। जिन उद्योगों में गति, विश्वसनीयता और सिस्टम लेवल एक्सेस सबसे महत्वपूर्ण है, वहां ये हमेशा इनोवेशन को ताकत देता रहेगा। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि चाहे कोई हाई एंड गेम खेलना हो, आधुनिक कारों का सिस्टम हो या शेयर बाजार के पलक झपकते होने वाले सौदे हों, अदृश्य रूप से यही भाषा उस गति और सटीकता को संभव बना रही है। सही कहा। पर इन सब बातों के बाद एक अंतिम विचार मन में आता है। जैसा कि हमने देखा, ये भाषा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और रियल टाइम एप्लीकेशंस की नींव है, क्योंकि यहाँ मिली सेकेंड्स मायने रखते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे हम भविष्य के उन सिस्टम्स की ओर बढ़ेंगे, जहां मिली सेकेंड्स नहीं बल्कि माइक्रो सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स का खेल होगा, तो क्या इस भाषा का ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और मिनिमल रन टाइम ओवरहेड हमें अनंत गति दे पाएगा? या फिर एक समय ऐसा आएगा जब खुद हार्डवेयर की भौतिक सीमाएं ही इस भाषा के परफॉर्मेंस की आखिरी दीवार बन जाएंगी? क्या हम भौतिक सीमाओं से टकराने वाले हैं? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। हार्डवेयर की भौतिक सीमाएं बनाम सॉफ्टवेयर की गति। इसी गहरे विचार के साथ हमारी आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त किया जाता है। उम्मीद है ये विश्लेषण सभी के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा।